ये हमारा जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 4 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो हमारा क्लास चलेगा अभी, ये हमारा जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का वीडियो सीरीज़ है। इसमें हम लोग सिर्फ सर्कल और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम से हम लोग कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो ये क्लास उन्हीं को समझ में आएगा जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आओ चलो क्वेश्चन नंबर 27 अब देखते हैं क्या है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट अपने को आंसर लिखना है। क्वेश्चन में है, अच्छा ये EOC का मतलब जहाँ भी मैं लिखूंगा ना, मैं बोल भी दिया करूँगा, वहाँ पे बता दिया करूँगा। ऐसा आप ध्यान रखना, EOC का मतलब रहा करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। और EOL लिखूंगा तो उसका मतलब रहा करेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो फाइंड EOC मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है। अब वो सर्कल किस टाइप का है, क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है सर्कल। इफ़ इट हैज़ रेडियस 3 यूनिट्स, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस कितना है, 3 यूनिट रेडियस दिया हुआ है। एंड हैज़ इट सेंटर लाई ऑन द लाइन, इसका सेंटर इस स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या है, y = x-1, ओके। नेक्स्ट है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 7,3। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस 3 यूनिट्स दी हुई है, जिसकी सेंटर y = x-1 पे लाई कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये खुद किस पॉइंट से पास कर रहा है, 7,3 पे। तो सुनो, ये बात ध्यान रखना कि जब भी किसी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो सिंपल है, सर्कल का रेडियस पर फाइंड आउट करो और सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करो, और कुछ नहीं। क्या करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है और सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर रेडियस तो दिया हुआ है सर्कल का, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस दी हुई है तो सेंटर फाइंड आउट करनी है ना। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे आप लोगों को, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करें, एक सर्कल चलो बना लेते हैं। ये मान लो सर्कल है, इसी सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इस सर्कल का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन, जो ये सेंटर है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। कौन सा स्ट्रेट लाइन, y = x-1 पे लाई कर रहा है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 3 यूनिट दी हुई है। अच्छा सर्कल किसी एक पॉइंट मान लो P, जिसका कोऑर्डिनेट 7,3 से पास कर रहा है, ओके। अब सुनो कैसे करेंगे सवाल को। सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लो। मान लेते हैं ये सर्कल क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 हो गया। सुनो, सर्कल का जनरल इक्वेशन जो मैं लिखा है, इसमें कितने अननोन हैं। सर्कल के जनरल इक्वेशन में देखिए आप 3 अननोन हैं, g, f और c। अगर 3 अननोन है तो अपने को ना 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्कल के बारे में, ठीक है ना। और 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, देखो रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो लाइन दी हुई है, और सर्कल एक पॉइंट P 7,3 से पास कर रहा है वो दिया हुआ है। मतलब 3 इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 3 अननोन है G, F और C, ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, एक एक करके सारे कंडीशन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबको यूज़ करेंगे और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है मैथमेटिकल अप्रोच में कि किस टाइप से चलेंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। तो देखो हमारा टारगेट है सेंटर निकालना, ठीक है ना। सेंटर बोले तो G और F की वैल्यू निकालना कह सकते हैं, और अगर यहाँ पे G और C तीनों फाइंड आउट करना है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्कल का इक्वेशन जब भी निकालना हो तो सबसे पहले ना उसका रेडियस और सेंटर ढूंढो। रेडियस दिया हुआ है तो सेंटर कोशिश करो निकालने का। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इसका सेंटर क्या होगा, मान लेते हैं लेट्स से O अगर इसका सेंटर है तो सेंटर क्या होगा, -G, -F, इसका एक सेंटर होगा, है ना। अच्छा अब ये जो सेंटर है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ में। तो चलिए रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे -f रख दूँ, x की जगह पे -g रख दूँ, -1, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे g को इधर ले लो तो g = f-1, है ना। g को LHS में ले लिए, f को RHS में ले गया, तो g प्लस में हो गया, f पॉजिटिव हो गया,
और ये हो गया एक रिलेशन। तो चलो अपने पास ये आ गया, जी और एफ में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सुनो, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 यूनिट, क्या दिया हुआ है रेडियस 3 यूनिट। तो रेडियस अपने को कितना दी हुई है, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, और आर होता क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा रुको मैं नीचे लिखता हूँ, आर कितना दिया हुआ है 3, और रेडियस होता क्या है सर्कल का, अगर जनरल इक्वेशन ये है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यूज़ करो स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 9, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो देखो दो रिलेशन यहाँ पे जी और सी तीनों में रिलेशन क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं क्या कि सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू कह सकते हैं क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 9। आ रहा है ना समझ में, कुछ ज़्यादा कोई ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाया मैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हूँ, बस सर्कल का सेंटर लिखा, सेंटर इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो रख दिए वहाँ पे, जी और एफ में एक रिलेशन बन गया, यहाँ पे इक्वेशन बन गया, रेडियस 3 यूनिट दिया हुआ है, रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई किए और वहाँ से सी की वैल्यू निकाल लिए। अच्छा अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो देखो मेरा प्रैक्टिस है तो मुझे अप्रोच पता है किस टाइप से चलने से सवाल ईजिली हो जाएगा। तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चलने लगेगा कि ऐसा क्यों है, क्या अप्रोच लगाना है। जैसे मैं ये यहाँ पे सी क्यू निकाल के फाइंड आउट करके रखा हूँ, अभी देखो अगले स्टेप में ये समझ में आएगा। तो लिखो पहले यहाँ तक। तो देखो दो कंडीशन हम लोग यूज़ कर चुके हैं, अब तीसरा कंडीशन यूज़ करते हैं। ये सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है 7,3 से। तो अगर ये सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रही है तो क्या ये वाला पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई करने का मतलब है इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो LHS इक्वल टू RHS। तो कहाँ रखना होता है, एक्स और वाई पे रखेंगे की जगह पे, तो रखो यहाँ पे। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर, वाई की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 6g प्लस 2 इंटू 6 नहीं होगा, सॉरी ये 7 रख रहे हैं ना, 14g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है यहाँ पे देखो ज़रा, 14g प्लस 6f प्लस c। अच्छा ये कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 कितना होगा 58, तो प्लस 58 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये अपना थर्ड रिलेशन है जी एफ और सी में। तो इसी रिलेशन का देखो यूज़ करना है, ध्यान देना। ये देखो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू ये है ना, रख दो जरा, क्या है 14। अच्छा जी की जगह पे एक काम करते हैं, हम ये कंप्लीट इक्वेशन को एफ में लेके चले जाते हैं, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी तो जी की भी वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो ये जी की जगह पे मैं क्या रखूँगा, f-1, तो यहाँ पे आ गया f-1, 14 इंटू f-1 प्लस 6f, ओके, प्लस सी की जगह पे क्या रखूँ मैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सी की जगह पे क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 9 प्लस 58 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब सुनो यहाँ पे फिर जी है, जी की जगह पे फिर रख देंगे, क्या रखेंगे f-1, तो ये अपना हो रहा है 14f देखो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, सॉल्यूशन लेंदी है, लेकिन सवाल अच्छा था, कंसेप्चुअल था और इजी भी था, ऐसा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा इस सवाल में। 14f माइनस 14 प्लस 6f प्लस जी की वैल्यू क्या है, देखो जी की वैल्यू f के टर्म में क्या है f-1, तो यहाँ पे रख दो और a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देना। ठीक है, और ये प्लस एफ स्क्वायर, अच्छा 58 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 0। और ये बात समझ में, एक काम करता हूँ मैं, ये फिगर रफ करता हूँ, उसका कोई यूज़ है नहीं अब अपने को, ठीक है, समझने का था, ये रिलेशन रहने दो। तो देखो तो ज़रा क्या होगा, हो रहा है यहाँ पे 14f, ये कांस्टेंट टर्म है ना, 14 माइनस 14 प्लस 49 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 39 में 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है 14f प्लस 6f कितना हो जाएगा 20f, है ना, 20f प्लस 35 है ना, माइनस 14
और प्लस 49, मतलब -49 और प्लस -14 और प्लस 49 प्लस 35 होगा। ये जो बच रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2f और प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो जरा क्या हो रहा है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर बन रहा है ना बच्चों, ठीक है। 35 प्लस 1 36, ये हो गया और 20f माइनस 2f हो गया ये 18f इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 9f और प्लस 18 इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? तो देखो f में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, f में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इट मीन्स देखो f में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अब देखो f की 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी। कैसे? एफ स्क्वायर ये हो गया 6f प्लस 3f प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो f की एक वैल्यू -6 आएगी और f की एक वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, है ना। f की एक वैल्यू क्या आएगी, -6 और f की एक वैल्यू -3। अब सुनो, अगर हम f की वैल्यू -6 यूज़ करेंगे तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g का वैल्यू क्या है, f -1, तो -6 -1 दैट इज़ -7, ठीक है। और अगर मैं f की वैल्यू -3 यूज़ करूँगा तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या है g का वैल्यू क्या है, f -1, तो f की जगह पे -3 रख दो, -3 -1 इक्वल टू -4। आ रहा है समझ में? तो g और f का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब c भी तो फाइंड आउट करना है अपने को, c भी तो फाइंड आउट करना है। तो अच्छा यहाँ तक लिखिए, फिर c फाइंड आउट करते हैं। लिखिए यहाँ तक। चलो अब देखते हैं c का वैल्यू, ठीक है। तो जब f का वैल्यू -6 और g का वैल्यू -7 है तो c का वैल्यू क्या है, g स्क्वायर, g की जगह पे -7 रख दो, -7 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -9, तो ये दे रहा है अपने को 49 प्लस 36 -9। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 40, ये 40, 49 -9 40 प्लस ये हो जाएगा 76, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, जब f की वैल्यू -3 और g की वैल्यू -4 तो c की वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, है ना। तो -4 स्क्वायर -3 स्क्वायर -9, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये +9 और ये -9 कैंसिल हो जाएगा और तो c का वैल्यू आ जाएगा 16, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ना सर्कल का 2 इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि g, f और c की 2 वैल्यू आई है तो 2 सर्कल पॉसिबल है। लिखते हैं सर्कल का इक्वेशन। एक इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो g की जगह पे क्या रख दो, 2, पहला ये रखो 2gx प्लस 2fy और इस केस में c का वैल्यू क्या आया है 76, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x माइनस 12y प्लस 76 इक्वल टू 0, है ना। एक इक्वेशन ये बन गया सर्कल का, ओके। दूसरा इक्वेशन, मतलब यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है। ये जो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन को 2 सर्कल फॉलो कर रहा होगा। एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा दूसरा आप सर्कल क्या होगा, जब नीचे वाला यूज़ करेंगे हम, ये मतलब ये यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 f की वैल्यू क्या है -3 2fy प्लस c 16 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x माइनस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0। आया समझ में, है ना। तो ये 2, एक जो रफ कर दिया वो एक सर्कल पॉसिबल था और एक दूसरा सर्कल ये पॉसिबल था। अगर मान लो जी मेन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता तो कोई एक ऑप्शन दिया होता, इस टाइप का कुछ होता, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम लोग कर लेते क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है सवाल में, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस बाय द सर्कल दिस। कहने का मतलब ये है
कि अच्छा ये क्वेश्चन से ना मैं एक दो चीज़ रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा, एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि देखो जब भी कोई सर्कल है, जैसे मान लो लेट्स से पहले देख लेते हैं कि इसका ना अगर कोई सर्कल दिया रहेगा और उसका अगर x इंटरसेप्ट पूछेगा या y इंटरसेप्ट पूछेगा तो कैसे निकालते हैं x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो x इंटरसेप्ट का मतलब है कि मान लो अगर कोई सर्कल इस टाइप का बन रहा है तो अगर ये वाला लेंथ ये मान लो AB है तो ये AB लेंथ को बोलते हैं x इंटरसेप्ट। मतलब वो सर्कल x एक्सिस के कितने लेंथ को अपने अंदर ले रहा है। और अगर मान लो ये CD है तो ये लेंथ y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो x इंटरसेप्ट का जो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये होता है x इंटरसेप्ट। और यहीं पे अगर y इंटरसेप्ट पूछता तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है। बट यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ना तो x एक्सिस है ना तो y एक्सिस है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहने का मतलब होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी सर्कल है, तो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा कुछ ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन का ये जो पार्ट इसके अंदर है ना, मान लो ये लेंथ पी क्यू है तो ये पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ वॉट, लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ वॉट, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, बस मैथमेटिकली अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो ये चीज़ मैं रिवाइज़ करवा दिया कि अगर कोई सर्कल जनरल इक्वेशन पता है मुझे या सर्कल का इक्वेशन दिया है उसके जनरल फॉर्म में अगर दिया है तो x इंटरसेप्ट ये होता है और y इंटरसेप्ट 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ये तो चलो इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो देखते हैं। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहले ना ये सर्कल मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है दिया हुआ, ओके। और ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। अच्छा सेंटर कितना होगा इसका 1, -2 इसका सेंटर होगा। और ये स्ट्रेट लाइन मान लो पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। ये लेंथ है मान लो ये ए बी है, ये सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाले तो देखो ए बी एक कॉर्ड का भी काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये लेंथ इक्वल होगा, ये इस सर्कल का रेडियस होगा। अच्छा इस सर्कल का रेडियस कितना है अंडर रूट जी स्क्वायर, जी कितना है इसका -1, तो -1 का स्क्वायर, और f कितना है इसका 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ -c है ना। इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट, ठीक है ना। r कितना हो गया 5 यूनिट, सर्कल का इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया 5 यूनिट, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस क्या होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। रेडियस पता है, सेंटर पता है। तो देखो जरा मुझे ये बताओ AC का लेंथ कितना होगा, ये 5 होगा क्या, AC का लेंथ 5 होगा। अब इस पॉइंट से इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप करो क्या, यहाँ पे AM फाइंड आउट कर लो, AM फाइंड आउट कर लो। AM जो होगा, जो भी होगा AM, अपने को तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है इस स्ट्रेट लाइन का, इस सर्कल के द्वारा। तो AB जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AM होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि AB एक कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये AM इक्वल टू MB होगा, तो ट्वाइस ऑफ AM AB के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो AC निकल चुका है, AC कितना है 5 यूनिट। सिमिलरली CM निकाल लेंगे, CM फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद ना इस ट्रैंगल AMC में पाइथागोरस लगाकर AM फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और AM फाइंड आउट हो जाएगा तो AB भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो सुनो CM कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो CM फाइंड आउट करने के लिए इस सर्कल के सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो। मतलब किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में ना जब भी क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को मेरे यहाँ करवाने का जो मेरा टारगेट था वो अब मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दे और कोई सर्कल दे और पूछे कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछे, ध्यान से सुनना, एक स्ट्रेट लाइन दे दे, कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दे और एक सर्कल दे दे और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछे उस स्ट्रेट लाइन का सर्कल के द्वारा, तो सबसे पहले ये चेक कर लो, आप इसको ओरली भी चेक कर सकते हो कि क्या ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है
सर्कल के सेंटर से तो कहीं नहीं पास कर रहा है, ये पहले चेक कर लिया करना। तो आप कहोगे कि सर ये आप क्या बता रहे थे, अगर सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगा तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर सर्कल के सेंटर से पास करेगा तो क्या मतलब है, तो ऐसा क्यों करेंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगा, मान लो ये सेंटर है तो ये ए बी है, तब तो ए बी डायमीटर बन गया। ए बी अगर डायमीटर बन गया तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, है ना। तो क्यों इतना करना फिर, ओके। अब कहोगे सर वो कैसे पता चलेगा कि सर्कल के सेंटर से वो पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या करो, सर्कल के सेंटर को उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, रख दो। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा, LHS इक्वल टू RHS हो रहा होगा, तो 100% ये स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगा, और नहीं कर रहा होगा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो देख लेते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वाला पॉइंट इसमें रखो, 4 इंटू 1 हो जाएगा, -3 इंटू -2 -10, ये कितना हो रहा है, 4 + 6 -10 10 -10, हाँ 0, ये तो 0 आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ से ना पास करके, ये कॉर्ड ना बन के इस सर्कल का नॉर्मल बन रहा है। अब सुनो, नॉर्मल क्या होता है सर्कल का, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर सर्कल के सेंटर से पास करता है तो वो सर्कल का नॉर्मल कहलाता है ना। तो यहाँ पे ये सर्कल का नॉर्मल है, मतलब अब इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सिंपल है। अगर इस सवाल का आंसर मुझे कहा था लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोलता, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाता है इसका 2r, दैट इज़ 2 इंटू 5, दैट इज़ 10 यूनिट। आ रही है बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ना पास करके ये स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से पास करता, और सेंटर से पास करता तो ये जो ए बी है, ये ए बी डायमीटर का काम करेगा, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना। आई बात समझ में। अगर ये यहाँ से ना पास करके ऐसे पास करता, तो वो भी मैं बता चुका हूँ आप लोग को, सर्कल के सेंटर से नहीं पास करके कुछ ऐसा कॉर्ड बनता, ठीक है ना, सेकेंड ऐसे बनता, पास करता। तो AC निकाल लिए, रेडियस निकाल लो, सर्कल के सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकाल लेना, CM पता चल जाएगा, ये दोनों पता चल गया तो ये लेंथ भी पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे, AM पता चल जाएगा तो AB भी पता चल जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो हम लोग को ये कंसेप्ट नहीं पता होता कि सर्कल के सेंटर को इस स्ट्रेट लाइन में रख के चेक करना, तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं ना जब CM, तो CM ना 0 आ जाता। करके देखना रफ में, एक बार रफ में करके देखना, CM 0 आ जाता। तो जैसे ही CM 0 आता तो आपको ये क्लिक करता, अरे यार ये सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से 0 है, इट मीन्स ये इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, तो वहाँ पर भी आप समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या सीखे हम लोग, कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का ऐसा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछे सर्कल के द्वारा, तो सबसे पहले उस स्ट्रेट लाइन को चेक कर लो कि सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेंटर से पास करेगा तो हमारा लॉटरी लग गया मान लो सवाल में, क्यों, क्योंकि बहुत ईजी हो गया, तब तो 2 इंटू रेडियस कर देंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा। और नहीं करेगा तो उसका कंसेप्ट ये अप्लाई कर लेंगे। आ रही है बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन JEE मेन 2016 में आ चुका है। एक बार मैं क्या करता हूँ, सवाल समझा देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करना, फिर मैं बताऊँगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा किसी बच्चों को लगता है कि खुद से समझना है तो वो अभी वीडियो को पॉज कर लो, अभी वीडियो को पॉज करके समझ लो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो। और कुछ बच्चों को अगर लगता है कि एक बार मैं समझा दूँ फिर आप करोगे, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ इक्वेशन ऑफ, अपने को ना यहाँ पे ना टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, किसी भी सर्कल पे, किसी एक सर्कल पे एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे 1, मान लो ये पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट है 1, -1, तो इस पॉइंट P पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस, इस सर्कल का जो सेंटर है वो किसी दो दिए गए स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मान लो ये L1 एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन L2 दिया हुआ है, ठीक है, ये निकालना है। इज मतलब देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट दिस हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इज मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कि एक सर्कल कोई है, अननोन सर्कल है, सर्कल दिया हुआ ही नहीं है, उसके
उस सर्कल पे एक पॉइंट है 1, -1 वो लाई करेगा, इसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो अगर आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन पता होता तो सिंपल क्या कर देते, पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देते, t = 0। t = 0 याद है ना क्या होता है सर्कल के इक्वेशन में? जो भी बच्चे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं सर्कल का उनको समझ में आ रहा होगा ये t = 0 का क्या मतलब है। सर्कल के किसी पॉइंट पे दिए गए पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन t = 0 होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट है सर यहाँ पे तो सर्कल का इक्वेशन ही नहीं पता है, तो मैं कहूँगा सर्कल का इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, पिछले जो हम लोग क्लास जब स्टार्ट किए थे उस समय भी मैं बोला था जब भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो सर्कल का सेंटर पे फोकस करो और रेडियस पे फोकस करो। तो यहाँ पे सर्कल का हम लोग सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे, उससे क्या होगा अपना सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे ही सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा अपना काम आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, t = 0 अप्लाई करके टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे और ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है। बस यही क्वेश्चन है, मीन में आया हुआ है। ठीक है तो देखो अब सर्कल का सर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो मुझे ये बताओ, दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उन दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेंटर लाई कर रहा है, कह रहा है ना वो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों लाइन को सर मान लो L1 है अपना, लेट से L1 है x - 1 = क्या दिया हुआ है 1, और मान लो L2 है अपना 2x + y = 3। ठीक है ना, 2x + y = 3। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका सेंटर आ जाएगा। सेंटर मान लेते हैं अपना C है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो y कैंसिल, देखो मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, y कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x = 4, तो x का वैल्यू 4/3, x का वैल्यू 4/3 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4/3 - 1 1/3। तो बच्चों सर्कल का जो सेंटर है ना वो अपने पास आ चुका है। सेंटर क्या है 4/3, 1/3। सेंटर आ गया तो रेडियस भी फाइंड आउट हो जाएगा। आप कहोगे रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखो सर्कल के सेंटर पे सेंटर पता है और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट पता है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ही तो होगा। तो क्या करो आप, रेडियस क्या होगा अपना CP होगा, CP का डिस्टेंस निकाल दो। किसी भी दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे, 4/3 - 1। तो यहाँ से 4/3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 1/3 और माइनस यहाँ पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना देगा, ये r = हो जाएगा, ये 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 1/9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मतलब 16/9 है ना √ में। तो बच्चों ये अपने को देगा √17/3। रेडियस का वैल्यू क्या आ गया, √17/3 है ना। तो सर्कल का सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये लिख लिया हो क्या, रफ कर लूँ मैं, चलिए रफ करते हैं। तो सेंटर भी पता है रेडियस भी पता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करो। क्या होता है x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 17/9, √17 का स्क्वायर 17 और 3 का स्क्वायर 9। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर t = 0 का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे टेंजेंट का इक्वेशन के लिए। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा यहाँ पे 8/3x प्लस y² मतलब a² + b² - 2ab, तो 2/3y = 17/9 है ना। अच्छा देखो 16/9 + 1/9 ऐड करोगे तो 17/9 मिलेगा। LHS में भी है 17/9 और RHS में भी 17/9 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, सर्कल का इक्वेशन आ गया x² + y² - 8/3x - 2/3y = 0। ये क्या आ गया अपना सर्कल का इक्वेशन आ गया। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के कहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, p कोऑर्डिनेट p पे, p का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1। अब यहाँ पे t = 0 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक लिखो फिर आगे करते हैं। अब t = 0 क्या कहता है, x को रिप्लेस करना है x x1 से, y को रिप्लेस करना है y y1 से, x को रिप्लेस करना x² को रिप्लेस करना है x x1 से,
वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y/1 से, x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से। यही कंसेप्ट है ना। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया होता है तो t=0 में क्या अप्लाई करते हैं। तो अब देखो, हम इस पे निकालना है तो x को रिप्लेस कर देंगे, यही अपना x1 y1 होता है जिस पे अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो x प्लस x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 8/3, x को किससे रिप्लेस करना है x प्लस x1/2 से, माइनस 2/3, y को किससे रिप्लेस करना है y प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा /2 से, है ना, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 2 4 जा कैंसिल हो गया और ये 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिल गया x माइनस वाई, देखो क्या मिल रहा है x माइनस वाई, इसको ओपन करो। अच्छा एक काम करते हैं, चलो नहीं पहले ये कर ही लेते हैं, 4/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 3 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 4x माइनस 4 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 1, 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो माइनस 4x प्लस 3x, तो ये देगा माइनस x माइनस 3y माइनस y, तो ये होगा माइनस 4y और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में। अब ऑप्शन देखो तो सबको एक काम करो RHS में लेके चले जाओ। तो ये यहाँ ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन है क्या? बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो लिख लो, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, 2016 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन जो आते हैं ना कंसेप्ट बेस्ड आते हैं जेई में, तो बस कंसेप्ट का प्रैक्टिस करना है। आ रही बात समझ में? लिखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 जेई में 2016 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में लोकस का ये क्वेश्चन है, लोकस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वेरिएबल है, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन, ये जो दो दिया गया स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन जो दी हुई है ये अपने इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है। तो क्वेश्चन में है एक वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ये दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास कर रहा है। ठीक है ना, मान लो कोई लाइन पास कर रहा है। ओके, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, मतलब मान लेते हैं एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। ठीक है, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का लोकस, ए बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो देखो जैसे मान लो, लेट से मान लेते हैं वो जो वेरिएबल लाइन है वो ये है, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। अगर मान लो मिड पॉइंट इसका सी है तो इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो सी को हम जिसका भी कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, सी का लोकस निकालना है, तो इसको ना हम लोग एच के मान लेते हैं। जिसका भी लोकस निकालना है, मैं लास्ट के भी क्लास में, पिछले भी क्लासेस में बता चुका हूँ, जिसका भी लोकस निकालना हो उसको एच के मान लो। जो भी कंडीशन सवाल में है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, लास्ट में एक इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। एच को एक्स से और वाई के को वाई से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये है सवाल। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, आप ये सवाल लिख लो, मैं ऑप्शंस को रफ कर दूंगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड पे। ठीक है ना, ऑप्शंस को मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लीजिए पहले। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अभी यहाँ पे ना ये दो जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है इसका मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, है ना, बट मैं नहीं निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस क्वेश्चन को हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से लेके चलेंगे। क्या कहता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन? अगर कोई लाइन L1 और कोई लाइन L2 है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन L पास कर रहा है, तो इस L का जो इक्वेशन हो जाएगा वो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहता है। क्या कहता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट? किसी भी दो स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहाँ से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, उनका इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0।
L1 फिक्स रहेगा, L2 भी फिक्स रहेगा, बस यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल है, अलग अलग लैम्डा रखेंगे तो उस फैमिली में अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलते जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल के क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से चलेंगे। तो देखो जो अपना वेरिएबल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हम उसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। देखिए ज़रा, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन क्या होगा, L1 मान लो ये L1 है वो L2 है, तो x/3 और y/4 -1 उधर जीरो रखना है, ठीक है ना। L1 में मतलब RHS में जीरो, तो 1 को इधर ले आए, L1 प्लस लैम्डा L2 में उसको भी इधर ले आना 1 को, तो x/4 प्लस y/3 -1 इक्वल टू 0, ये हो गया है ना। अब इसको पहले क्या करो आप लोग, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो x अगर हम कॉमन लेते हैं तो अपने पास मिलेगा 1/3 प्लस λ/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस λ/3 इंटू वाई -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, क्या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ना मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, कुछ ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं AB। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x, ये a का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x इंटरसेप्ट मतलब y को 0 रखेंगे तो a का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और x को 0 रखेंगे तो b का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फॉर a ऐसा नहीं कि आप सर एक इसी को माने, इसको भी मान सकते थे, y एक्सिस पे भी मान सकते थे, किसी को भी मान सकते थे, मैं यहाँ पे x एक्सिस पे a माना हूँ। तो फॉर a क्या रखते हैं, y को 0 रख दो। तो अगर तुम y को 0 रखोगे तुम लोग तो जो x आएगा अपना, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1/3 प्लस λ/4। बताओ ये आ जाएगा x का वैल्यू, मतलब a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया। चलो लिख लेते हैं फिर, और पहले फॉर b भी कर लेते हैं फिर लिख लेंगे इसका कोऑर्डिनेट। फॉर b के लिए क्या करेंगे बताओ, x को 0 रख देंगे। x को अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1/4 प्लस λ/3, है ना। अच्छा ऊपर मैं रफ कर रहा हूँ, समझाना है मुझे, ये लिख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। देखो अब अगर हम ये कहें कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा था, तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ज़रा, a का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1/3 प्लस λ/4। यहाँ एलसीएम वगैरह भी मत लेना, ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम सब मत लेना, कॉमा 0, ये अपना a आ गया। और सिमिलरली b क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लैम्डा, ये क्या होगा 1 प्लस लैम्डा होगा ना। b का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन, देखो देखने में लेंदी लग रहा है आसान सवाल, ठीक है ना, λ/3। आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन को आप आसान ही कहते हो, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट अगर पता होगा ना तो क्वेश्चन इजी लगता है, कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन इजी लगता है, नहीं पता है तो क्वेश्चन टफ लगने लगता है। देखो a और b पता चल गया, तो जो जिस पॉइंट c का हमको लोकस निकालना है वो उसको h के माने गए, तो ये जो c है ab का मिड पॉइंट है, तो h क्या होगा, ये मिड पॉइंट h क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा। तो x1 क्या है 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1/3 प्लस λ/4 प्लस 0 अपॉन 2, ऐसा होगा। तो यहाँ से हम लोग 2h की वैल्यू क्या कहेंगे, 2h की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1/3 प्लस λ/4, है ना, ये आ गया। तो एलसीएम ले लेते हैं, चलो 12 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, ये 2h आ गया। सिमिलरली अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, देखो k जो होगा वो क्या होगा y1 प्लस y2, तो y1 अपना मान लो ये 0 है और y2 क्या है 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1/4 प्लस λ/3। देखो थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो लेंदी है, समय लगेगा अगर धीरे धीरे बताऊँगा तो, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या किए, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट है जैसे मान लो a,
x1 y1 और ये b है x2 y2, है ना। और ये c अपना मान लो c का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 प्लस एक्स टू बाई टू होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई टू होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, जब ये c ए बी का बीच वाला पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वही यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रफ कर सकता हूँ, कर लेते हैं। तो यहाँ से 2k का वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2k का वैल्यू आ रहा है 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन 3 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है। 2h का वैल्यू आ गया और 2k का वैल्यू आ गया, दोनों आ गया। अब है लोकस रब, अब कैसे दोनों में एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे? एक काम करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, दोनों को ऐड कर दो। 2h और 2k को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होगा। सोचना ज़रा, यहाँ पे लिखना नहीं है अभी, सोचो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ज़रा एलसीएम में देखो क्या आएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस 4 लैम्डा। लैम्डा एलसीएम में जो आएगा थोड़ा अजीब सा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। एलसीएम में जितना ईजी रहता है उतना आसान रहता है। एक काम करते हैं, ये जो 2h है ना, अगर हम 1/2h निकालने की कोशिश करें, 1/2h निकालने की कोशिश करें, देखो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 12 इंटू ये यही वाला चीज़ ने यहाँ पे सोचना था। यहाँ तक तो इजी था। अब इसके बाद ही मेन जेई मेन का जो क्वेश्चन इतना क्यों है इसमें, इसके बाद ही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है ना। 1/2h 4 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ये सोचना पड़ेगा क्योंकि जेई मेन का एग्जाम दोगे, आप इंजीनियर बनोगे, तो इंजीनियर का काम ही होता है मुश्किल चीज़ को आसान करना, है ना। तो ये जो अपना मुश्किल बनता है यहाँ पे कैलकुलेशन, उसको आसान करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल ले लिए, ठीक है। सिमिलरली 1/2k का वैल्यू क्या आएगा? 1/2k का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब करना कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो। अब आपको लगेगा सर रेसिप्रोकल करके ही ऐड क्यों किए, क्या फ़ायदा होगा? देखो बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। 1/2h प्लस 1/2k, दोनों को ऐड कर देते हैं। 1/2h की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा, और 1/2k का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा। अब देखो, अगर मैं सोचो इसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहा तो एलसीएम में कितना लेंदी सा बनता। यहाँ पे एलसीएम देखो कितना सिंपल आ रहा है, इसीलिए हम बस रेसिप्रोकल ले लिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 इंटू 1, सेम चीज़ आ रहा है ना। और ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 लैम्डा और 3 प्लस 4 लैम्डा। तो देखो 4 प्लस 3 कितना आ रहा है? 7 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 7 लैम्डा अपॉन 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा। यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है क्या? 7 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस लैम्डा अपॉन 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया। एलएचएस को भूलना मत, एलएचएस में क्या चल रहा है? 1/2h प्लस 1/2k। इधर भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू एच के 2k प्लस 2h इक्वल टू 7/12, है ना। क्या हो गया? 7/12। लिखिए यहाँ तक, फिर करते हैं आगे। लिख लिए? चलो ऊपर देखते हैं अब क्या होगा। तो देखो ज़रा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू कॉमन k प्लस एच अपॉन 2 इंटू एच प्लस के इक्वल टू क्या है? 7/12। ये 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया? 7/12 हो रहा है क्या? ठीक है, चलो हो रहा होगा। तो ये हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12k या 12 इंटू के प्लस एच इक्वल टू 7h के, है ना। ऑप्शन में चेक कर लो क्या एक बार, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में क्या दी हुई थी? ठीक है, एक मिनट। अरे बच्चों, यहाँ पे देखो, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे k प्लस एच होगा ना। मुझे क्यों यहाँ पे, मेरे को ना ऑप्शन याद था तो मुझे कहीं भी ऑप्शन में 12 दिखाई नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे k प्लस एच होगा ना, तो ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू एच प्लस के होगा। तो अब देखो क्या करना है, h और k को रिप्लेस कर दीजिए। किससे? h और k को रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस कर देंगे? तो ये 6 इंटू k को रिप्लेस कर दो y से, h को रिप्लेस कर दो x से, इक्वल टू 7xy। देखो कोई ऑप्शन है क्या? मैं तो ऑप्शन रफ कर दिया हूँ, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, हाँ
ए फॉर अमेरिका, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए सही होगा इसका। आया समझ में? ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन में क्या था, हम अपने को नहीं यहाँ पे पॉइंट, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में चले जाएंगे, तो उससे होगा क्या। तो यहाँ पे ना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से चले हम लोग, L1 प्लस लैम्डा L2 निकाल लिए, है ना। उसके बाद क्या किए, L1 प्लस लैम्डा L2 निकाले, उसके बाद x इंटरसेप्ट निकाले, y इंटरसेप्ट निकाले, मिड पॉइंट थ्योरम करके 2h की वैल्यू निकाल दिए, 2k की वैल्यू निकाल दिए, रेसिप्रोकल लेके ऐड कर दिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेन 2015 में आ चुका है, ठीक है, 2015 में आ चुका है ये सवाल। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे है, सर्कल के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे। एक बार ये कंसेप्ट मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कैसा कैसा सिनेरियो, मतलब सर्कल किस टाइप से हो सकता है, पोजीशन सर्कल का, या तो दो सर्कल ऐसे हो सकता है, या एक्सटर्नली टच कर सकता है, या इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या फिर इंटरनली टच कर सकता है, या फिर नो टच, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, एक के अंदर दूसरा। इसमें ना टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। देखो कुछ 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। इसमें कितने होंगे, 2 ही होंगे, और इसमें ये दोनों आगे जाके मिलेगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 भी नहीं होगा। इसमें 4 कॉमन टेंजेंट होंगे, 4 कॉमन टेंजेंट होंगे, जिसमें 2 अपना DCT होगा, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। इसमें कितना होगा, 3 होगा, जिसमें कि 2 DCT और 1 होगा अपना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें जो दोनों है वो दोनों अपना क्या होगा, डायरेक्ट होगा, इसमें 1 सिर्फ डायरेक्ट होगा, इसमें ट्रांसवर्स 1 भी नहीं होगा, इसमें ट्रांसवर्स इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो सुनिए, समझना, ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, इसमें ये पहला वाला फिगर तब पॉसिबल होगा जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से ज़्यादा होगा, है ना। ये वाला कब पॉसिबल होगा, देखने से लग रहा है सेंटर के बीच की दूरी जो है रेडियस के सम के इक्वल है ना। ये कब पॉसिबल है, जब सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से छोटा है, बट रेडियस के सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है, ये होता है। और ये कब होगा, जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन जो रेडियस का सेंटर के बीच की दूरी C1 C2 रेडियस के डिफरेंस के मॉड इसलिए ले रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसके इक्वल होगा। और ये तो कब होगा, जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से भी छोटा होगा, तब ये होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट पता होगा। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दिया, अब यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। करो कि आप दोनों सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करो, फिर सेंटर के बीच की दूरी निकाल लो, फिर रेडियस फाइंड आउट करो और रेडियस का सम निकाल लो और डिफरेंस दोनों निकाल के देख लो, ठीक है ना, क्या बनने वाला है। तो चलो देखते हैं कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। तो सर्कल दिया हुआ है, C1 क्या होगा, सेंटर पहला वाला सर्कल, मान लीजिए ये अपना पहला वाला सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है, और ये अपना सेकेंड सर्कल है। तो C1 कितना होगा, C1 अपना होगा 2,3, है ना। और C2 क्या होगा, मतलब सेकेंड सर्कल का सेंटर क्या होगा, -3, -9, ठीक है। तो C1 C2 निकाल लीजिए। C1 C2 कितना होगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और 3 माइनस प्लस, ये सब तो पता है ना, दो सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं जनरल इक्वेशन से, -g है, मतलब x कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट का हाफ ले लो, क्या होगा, -2, और उसमें माइनस अप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +2 हो जाएगा। ये सेंटर होता है जनरल इक्वेशन में जो होता है, उसमें -g - f सेंटर होता है, वहीं से मैं ये लिखा हूँ। तो ये C1 C2 की ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25, और ये ओवरऑल 169 होगा, करके देख लेना आप, ठीक है, ठीक है, ये 13 हो गया। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। चलिए अब फर्स्ट सर्कल का रेडियस निकालते हैं, उसको हम जैसे R1 बोलते हैं। तो रेडियस क्या होता है, √G² + F² - C, ये क्या होता है अपना रेडियस होता है। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी √G कितना है, 4 + 9 - 12, ये हो गया अपना 15, मतलब 5, R1 5 आ गया। R2 फाइंड आउट करो, R2 फाइंड आउट करते हैं।
9 + 81 और -26 है ना। तो ये हो रहा है अपना 64 का 8। तो देखो ज़रा R1 + R2 ज़रा देखिए तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और सेंटर तो ये जानते हो कैसा होगा, ये एक्सटर्नल टचिंग सर्कल होगा, अभी देख चुके हैं। ऐसा कुछ होगा, मतलब देखो सेंटर के बीच की दूरी, ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो ये अगर इसका सेंटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2 होगा। ये अपना C1 है, ये C2 है। तो सेंटर के जो बीच की दूरी है वही रेडियस का सम है। इसका मतलब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल होंगे जिसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। कैसे समझेंगे कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? अगर कोई कॉमन टेंजेंट के जो 2 सर्कल हैं उनका सेंटर अगर एक ही साइड हो, किसी भी कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड दोनों सर्कल का अगर सेंटर हो, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ऐसा सोचो कि दोनों सेंटर के बाहर से निकल गया लाइन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। और अगर किसी कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड में दोनों सर्कल का सेंटर लाई करता है, तो उसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं? टोटल 3 कॉमन टेंजेंट। 3 कॉमन टेंजेंट है, जिसमें कि अपना 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, DCT है, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। मैं कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट भी रिवाइज करवा दिया और ये क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, इसमें 3 है ना। हाँ, सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आज के क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन। हम लोग आज कितने क्वेश्चन किए? टोटल 5 सवाल किए, 27, 28, 29, 30 और 31। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। तो रिवाइज़ करके आओ, कंसेप्ट रिवाइज़ करके आओ, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। ठीक है, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।